हमें ज्वाइन किया है वजीर खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान के लिए यकीनन IMF का प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है और पिछले हफ्ते आपने हमारे शो में बताया कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो बड़े अच्छे नोट पे एंड हुए हैं और उम्मीद की जा रही थी कि इस हफ्ते ब्रेक थ्रू हो जाएगा। क्या वजह है कि अब तक एग्रीमेंट पर इत्तेफाक नहीं हो सका है? देखें शहजाद, जो आज अखबारात में जो खबर छपी, जैसे आपने भी एक खबर का रेफरेंस दिया, इसके अलावा एक और खबर चली, तो वो जो है उसने पूरे पाकिस्तान में ये तासुर दे दिया कि IMF की टॉक जो है फेल हो चुकी हुई है। इस पे जो है मैंने वजाहत जारी कर दी है। IMF की जो बातचीत ही हमारी जुम्मे को शुरू हुई है और जुम्मे को जो है हमारे वजीर खजाना IMF की एक टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की थी उन्होंने। उसके अलावा जो पॉलिसी लेवल डिस्कशन है, ना तो कहीं लिखा गया, ना बताया गया, ना वजारत खजाना ने बोला, ना IMF ने कि 15 तारीख की रात को होने। ये पहले दिन से जो है बात थी कि वहाँ मुज़ाकरात होंगे और वो मुज़ाकरात जो है जहाँ पे जुम्मे की रात को ख़त्म हुए थे, पीर की सुबह वहाँ पे वापस शुरू होंगे और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी अपनी टीम के साथ वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत तासुर दिया गया। और अभी थोड़ी देर पहले मेरी वजीर खजाना से बात हुई है बाकायदा, और वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है, और उन्होंने मुझे खास ताकीद की है कि ये जो मीडिया में नेगेटिव खबर चल रही है उसको जो है आप जो है उसका रिबटल दें और बोलें कि हमारी IMF से बेहतरीन इस वक्त बातचीत चल रही है और काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी हुई है। तो ये जो तमाम बातें हैं ये क़यास आराइयाँ और अंदाजे हैं। मैं सबको यही कहूँगा कि 2 दिन 3 दिन इंतज़ार कर लें। टाइम फ्रेम कोई नहीं है, हो सकता है मंगल को ख़त्म हो जाए, बुध को जुमेरात, लेकिन मुज़ाकरात वहाँ से ख़त्म होकर ही आएंगे और सबको फिर पता लग जाएगा कि हमने क्या माना है और क्या नहीं माना। रहा सवाल ये कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि IMF ने जो पिछले साल पाकिस्तान के तखमीने लगाए थे उसके बरक्स हमारे तखमीने बहुत अच्छे आ गए थे एक्चुअल्स। और अभी भी अगर IMF के कोई अपने तखमीने हैं तो हमारी वहाँ टीम बैठी हुई है और वो उनको बता रही है कि जो आप ये सोच रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं, आपके सामने है सारे इशारिया। जी जी मुज़म्मिल साहब, ये एक इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। हमने तो आपने सुना है हमारा इंट्रो, हमने उसमें बताया है, आपको कोट भी किया है कि 18 तारीख तक जो है फाइनेंस सेक्रेटरी वहाँ पर रहेंगे जो कि मुज़ाकरात करेंगे और उम्मीद है कि IMF का प्लान जो प्रोग्राम है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन आप ये खबर बता रहे हैं कि शौकत तरीन ने बताया कि बेहतरीन अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। कोई इसकी तफसीलात है, कहीं डेडलॉक है या जो शराइत अब तक सामने आ चुकी है उसके अलावा भी कोई कंडीशंस है जो कि IMF लगा रहा है पाकिस्तान पर? नहीं, देखिए कंडीशन नहीं, IMF का हमेशा से आपको पता है एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन होता है और IMF को आपको या तो वेवर लेना होता है या कन्विंस करना होता है। हमने जो है उनकी प्रिस्क्रिप्शन को जो है फॉलो नहीं किया था और उसके बावजूद हमने वो नताइज हासिल कर दिए जो IMF चाहता था। अब IMF उस पे बात कर रहा है कि जी ये कितना सस्टेनेबल है, कितना सस्टेनेबल नहीं है। तो अभी इस वक्त कहीं पे ऐसा कोई बात नहीं है कि डेडलॉक हो गया हो, मीटिंग कॉल ऑफ हो गई हो और वो एक दूसरे से बात ना कर रहे हो। एक मुज़ाकरात चल रही है, वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं, हम अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी आप ये देख लें कि शहजाद कि हमने कल टैक्स रिटर्न जो है 26 लाख रिटर्न टैक्स आ गई, 50 अरब रुपए टैक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स टू GDP भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल इसी पीरियड में सिर्फ 10 अरब टैक्स जमा हुआ था और 6 लाख रिटर्न आई थी। फिर LSM का नंबर आ गया 12.25% की अगस्त में ग्रोथ आ गई। तो ग्रोथ भी हमारी ऊपर आ रही है। लेकिन तो IMF ने अपनी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, हमारा एक्चुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, उसमें 2-3 चीजों की निशानदेही की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपना इंपोर्ट बिल 11% से कम करना पड़ेगा। 3 माह ऑलरेडी गुजर चुके हैं, यानी कि हमें और तेजी से कम करना पड़ेगा इंपोर्ट बिल अगर हम चाहते हैं कि 9 अरब डॉलर तक हमारा करंट अकाउंट रहे, जो कि IMF के मुताबिक 13-14 बिलियन तक जा सकता है। तो ये IMF का फिलहाल कंसर्न है ना, और ये भी कंसर्न है कि अगर हम इंपोर्ट को कम करने जाएंगे तो फिर हमारा जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो काफी मुतासर होगा, क्योंकि इंपोर्ट एंड पर, इंपोर्ट बेसिस पे हम काफी टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले तो बात ये समझता हूँ कि हमारा जो है अब वो वाला दौर चला गया कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहते, क्योंकि आप पिछले साल भी देखें 4,700 अरब रुपए जो हमने 750 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया था, वो जब नून ने 3,800 अरब रुपए आखिरी साल टैक्स कलेक्ट किया था, उनकी इंपोर्ट से 15 अरब डॉलर कम थी। तो बहुत सारा जो है डोमेस्टिक टैक्स कलेक्ट होना शुरू हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये जो 11 अरब डॉलर, ये जो 9 अरब डॉलर वाली बात है, ये अगेन मुझे तो मेरे पास नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में खबर दी थी कि पाकिस्तान जो पिछले साल गंदम चीनी इंपोर्ट कर रहा था वो नहीं होगी। जो हमने एक्स्ट्रा कपास इंपोर्ट की थी,
अब हम उतनी इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी कपास की फसल भी अच्छी आ गई है, तो हमारा जो सेकंड हाफ होगा इंपोर्ट का वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। एक सिर्फ ये है मुसीबत इस वक्त आई हुई है, वो आलमी मुसीबत है, जो कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं तेल की, गैस की, ये सारी चीज़ों की। ये तो हमारे इसमें यकीन ये फैक्टर है। लास्ट वीक आपसे भी बड़ी तफसील से इस पे बात की थी हमने कि ग्लोबल इंपैक्ट जरूर है, लेकिन इसमें हमारी पॉलिसीज और हमारी कोताहियां भी है ना। मिसाल के तौर पे ऑयल पहले भी जब था $85-80 का, तो पाकिस्तान में ये रेट्स नहीं थे, $137 तक नहीं गया था। वजह यह है कि हमने मैसिव डिवैल्यूएशन की है, जिसकी वजह से हमें तेल महंगा पड़ता है। मैसिव डिवैल्यूएशन की वजह से हमारी कैपेसिटी पेमेंट पहले से ज्यादा बढ़ी है, इसका भी इंपैक्ट है। और शौकत तरीन साहब खुद ये एतराफ कर रहे थे, आपने सुना अभी शाजिब के प्रोग्राम में FM बनने से पहले, फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले, कि हमने बहुत ज्यादा डिवैल्यूएशन कर दी है, नहीं करनी चाहिए थी इतनी डिवैल्यूएशन, लेकिन अब वो डिवैल्यूएशन मजीद बढ़ गई है, $171-172 का डॉलर हो गया है। तो यानी कि अगर हमारी पॉलिसीज ऐसी होंगी जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन होगी, तो फिर यही नतीजा होगा, जो भी चीजें हम बाहर से मंगवाएंगे वो और ज्यादा महंगी पड़ेंगी हमें। देखिए, इनको कोई शौक तो नहीं है डिवैल्यूएशन करने का, और आप जैसे जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, आप लोग की तनकीद लेने के लिए मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि $20 अरब के रिजर्व्स थे, अभी हैं, अब 19 के हो गए। अगर ये चाहें तो अपने 1.5 साल गुजार सकते हैं बगैर रुपए की कदर गिराए, लेकिन ये है कि फिर 2008 वाला एपिसोड रिपीट हो जाएगा जो 2023 में आएगा। तो ये एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और दूसरी बात ये है कि करेंसी की अगर मैं 1 मिनट अगर आप दें, तो पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की करेंसी इन लाइन विथ जो पाउंड स्टर्लिंग है वो गिरा है, यूरो जो है इसी तरीके से गिरा है अगेंस्ट डॉलर, जैपनीज येन पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा गिरा है पिछले 4 महीने में। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की करेंसी, जो दुनिया की मार्केट बेस्ड करेंसीज हैं, वो इन लाइन विद पाकिस्तान गिरी हैं, और इंडिया की करेंसी भी जो है पिछले 1 महीने में 5% से ज्यादा गिर गई है। ये जो आलमी तब्दीली रहनुमा हो रही है उसकी वजह से। दूसरी बात यह कि अगर पाकिस्तान का 171 रुपये आप एक्सचेंज रेट देखें, तो 2020 में तो 168 था। ये तो हमारे जब कोरोना के दरमियान जो है ट्रैवल कम हुआ, बाहर नहीं गए, तो वो एप्रिसिएशन का एक बोनस मिला था हमें। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस बोनस को लोग फैक्टर इन परमानेंट क्यों कर बैठे हैं। और अभी जो हालात हैं, क्योंकि जब ये डॉलर गिर रहा था, रुपया अप्रिशिएट हो रहा था, तो फिर इसका क्रेडिट लिया जाता था कि मईशत स्ट्रांग हो रही है, मईशत मुस्तहकम हो रही है, इसलिए रुपया तगड़ा हो रहा है और डॉलर नीचे गिर रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी था, कोविड की वजह से था, उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, देखिए, वो उस वक्त एक आपको रिलीफ भी देना था ना, कोविड था, पूरा मुल्क परेशान था, जो है चीजें जो हैं, लोगों के कारोबार नहीं थे, तो अगर वो एक्सचेंज रेट से रिलीफ दे दिया, जैसे इंटरेस्ट रेट था हम 7% तक ले गए, वो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया, टर्फ को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में किया, पूरी दुनिया में हुआ। तो ये आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान जो नॉर्मलाइजेशन में आया, अगर ये पॉलिसी एक्शंस ना लेते तो हम नॉर्मलाइज आप ये कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त ग्लोबल फिनोमेना है, इसलिए दोबारा डॉलर डिप्रिशिएट किया है। लेकिन शौकत तरीन ये तनकीद कर रहे थे, वो कहते हैं कि असद उमर साहब के टाइम पे जो हमने डील की IMF से गलत थी, इतना डिप्रिशिएट नहीं करना चाहिए था उस वक्त। तो उस वक्त भी आई एम श्योर उसको जस्टिफाई कर रही थी हुकूमत के क्यों डिप्रिशिएट हुआ रुपया। एक और इशू पे बात करना चाह रहा हूं। आज आपने कहा है, आपका एक बयान चल रहा है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और इससे जो कीमत बढ़ी है बिजली की उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कल भी मैंने हमाद अजहर साहब से अर्ज किया था, आपसे भी मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। नेपरा की जो रिपोर्ट है, अगर आप लोगों ने देखी है 2020-21 की, उसमें तो कई जगह पर यह लिखा हुआ है कि जो RLNG के प्लांट से उनको अंडर यूटिलाइज किया, वो यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हुए, जिसकी वजह से कैपेसिटी कॉस्ट ज्यादा बढ़ी है। यहां तक मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि यह भी कहा हुआ है कि ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2021 द अथॉरिटी व्हाइल डिसाइडिंग द मंथली FPAs withheld a total amount of 6.8 billion from the claims of CPPA on account of deviation from merit order due to system constraints and underutilization of efficient power plants। ये नेपरा की रिपोर्ट कह रही है कि आपने अंडर यूटिलाइज किया, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट बढ़ी, उन्होंने पैसे विदहेल्ड किए 6.8 बिलियन और हमें फर्नेस ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये तो हुआ है ना मुज़म्मिल साहब? अच्छा, देखिए, मेरे पास सामने डाटा है, मैं नेपरा की रिपोर्ट आपने जिक्र कर दिया, मैं डाटा को जिक्र कर देता हूं, और जो डाटा है वो उसको चैलेंज कर दें कि अगर उसमें कोई मैं आपको गलत डाटा दूं जी। देखिए, बात यह है कि जो 2020 में और 2021 जो गर्मियों की बात हो रही है ना, जून से लेकर सितंबर तक की, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज 2021 में जून से लेकर सितंबर तक 1500 मेगावाट हर महीने ज्यादा बिजली बनी है पिछले साल के मुकाबले में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब 18,000 मेगावाट आप क्रॉस करते हैं
तो आपकी जो एलएनजी की जो बिजली बनाने की कैपेसिटी वो पूरी रीच हो जाती है। 18,000 के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो आपको फर्नेस ऑयल पे जाना पड़ता है और फिर फर्नेस ऑयल का मेरिट ऑर्डर शुरू हो जाता है। तो ये जो मेरे पास डाटा है मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो है जो ओवरऑल कुछ जो है 1900 मेगावाट से लेके 19,858 मेगावाट से लेके 21,500 मेगावाट। मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। पिछले साल 18,000 मेगावाट से लेके, मैं इसको आपको परसेंटेज वाइज बता देता हूं। अब देखें, अगस्त 2020 में हम 21% बिजली पैदा कर रहे थे आरएलएनजी पर। ये नेपरा के नंबर्स हैं, आरिफ हबीब लिमिटेड ने ये नंबर शाये किए। अगस्त 2020 में 21% बिजली पैदा हो रही थी आरएलएनजी पर, फर्नेस ऑयल पे 5.4% हो रही थी। अगस्त 2021 में 3% कम आरएलएनजी पे बिजली पैदा हुई है और फर्नेस ऑयल पे 10% हुई, यानी कि डबल। तो ये अगस्त का महीना, ये एक जैसी गर्मी होती है। तो आप देख लें, क्या आवाज कट रही है, जरा सा वापस रिपीट करें। मैं कह रहा हूं कि पिछले अगस्त के मुकाबले में इस अगस्त में 3% हमने कम आरएलएनजी पे बिजली पैदा की है और फर्नेस ऑयल पे 5% ज्यादा बिजली पैदा की है। और इसी बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं ना, नेपरा के मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी हो रही है। नहीं, अब आपको याद होगा कि आपके जुलाई के 25 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक आपका एफएसआरयू हुआ था और उसकी वजह से आपके जो एलएनजी का टर्मिनल था वो वहाँ पे जहाज चेंज हो रहे थे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना। और दूसरी बात ये कि हमारी, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, पिछले साल 2020 जून में हमने 6,770 मेगावाट जो है बिजली जो है हाइडल से प्रोड्यूस की थी। इस साल जो जून में 5,883, यानी कि हमने जो है तकरीबन 1,000 मेगावाट जून में कम जो है डैम से बिजली प्रोड्यूस की, क्योंकि डैम में पानी नहीं था। अब उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? आरएलएनजी तो आपने पूरी चलाई, उसके बाद आपको जो है फर्नेस ऑयल चलाना था। फिर इसी तरीके से पिछले साल जुलाई में आपने 7,344 मेगावाट जो है हाइडल से प्रोड्यूस की थी। इस साल जुलाई में 6,300, फिर 1,000 मेगावाट, वो 1,000 मेगावाट आपने फर्नेस ऑयल से चलाई। जिस महीने की आप बात कर रहे हो, जी आपने उसकी वजह बता दी कि वो एफएसआरयू था, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, नेपरा की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली आरएलएनजी पावर प्लांट्स का भी लिखा हुआ है, आरएलएनजी पावर प्लांट्स का भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि जब डिमांड आ जाती है देर से, क्योंकि इसको मटेरियलाइज किया जाता है, ऑर्डर की जाती है आरएलएनजी, जिसकी वजह से जो है ताखीर होती है। ये लिखा हुआ है। मेरे सामने स्क्रीन शेयर कर लेता हूं मैं, चले नहीं मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अगर आप बोलते हैं। नहीं, मेरे पास नंबर्स मौजूद है, मेरे पास वक्त कम रह गया, लेकिन ये देखिए स्क्रीन। जी नहीं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर दी मैंने आपके साथ, अगर आ गई आपके सामने। देखिए, मैं तो आपके साथ ये बात कर रहा हूं, जिस पीरियड का आप बात कर रहे हैं उस पीरियड में तो शटडाउन था, एफएसआरयू था, और इसके अलावा इस साल डैम लेट भरे, उसकी वजह से फर्नेस ऑयल ज्यादा इस्तेमाल हुआ और उसकी वजह से मेरिट ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ। और पिछले साल से इस साल जो 4 महीने थे, ऑन एन एवरेज हर महीने हमने 1500 मेगावाट बिजली ज्यादा इस्तेमाल की, बनाई और इस्तेमाल की। तो ज्यादा बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी नहीं हुई है। कल हमाद अज़हर साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में यही किया था। नेपरा की रिपोर्ट जगह जगह इस बात पर ये बात कर रही है कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी हुई है, अंडर यूटिलाइज रहे हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट आरएलएनजी प्लांट्स हैं।